students, welcome to today's lecture. पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 84 और उसके कुछ इम्पोर्टेंट केसेस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को सेक्शन 84 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से छूट दी गई है, तो क्या विकृत चित्तता के अंतर्गत सिजोफ्रेनिया भी शामिल है। अमरसियानो लामोस 1970 क्रिमिनल लॉ जर्नल। इस मामले में दोनों भाई थे का उनका पड़ोसी और दूर का रिश्तेदार था। घटना के दिन जब का और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे तो खाने ताकि मकान पर पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिया। इससे डरकर जब का के बच्चे मकान से बाहर निकल आए तो खाने उन पर भी हमला कर दिया। तो गांव घर से बाहर आया तो खाने उसको भी पीटा और उसकी पत्नी को भी पीटा, जिससे 5 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अन्य लोगों और पुलिस पर भी उसने हमला किया। डॉक्टरों ने ये स्टेटमेंट दिया कि अभियुक्त सिजोफ्रेनिया से आक्रांत था। तो न्यायालय ने सिजोफ्रेनिया को विकृत चित्तता के अंतर्गत मानते हुए उसे सेक्शन 84 का संरक्षण प्रदान किया। इसी प्रकार दूसरा मामला है उन्नीरी कन्नन वर्सेस स्टेट 1960 का। इस मामले में अभियुक्त बचपन से ही मिर्गी से आक्रांत था और उसने अपनी मां पर फरसा, अंकुश, लकड़ी और जलाने वाली लकड़ी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। घटना के पश्चात ना तो वह घटनास्थल से कहीं भागा और ना ही उसने अपने अपराध को छिपाने का प्रयत्न किया। तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया क्योंकि मोटिव की पूरी तरीके से अनुपस्थिति थी, जो शस्त्र प्रयोग किए गए थे उनकी जो प्रकृति थी और हत्या के पश्चात अभियुक्त का जो आचरण था उससे यह साबित होता था कि वह किसी विभ्रम या आवेश के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसलिए न्यायालय ने उसे सेक्शन 84 के अंतर्गत संरक्षण का हकदार माना। विकृत चित्तता का निर्धारण करते समय न्यायालय संबंधित घटना से पूर्व और पश्चात अभियुक्त के आचरण को भी ध्यान में रखेगा। तो इस मामले में एक महत्वपूर्ण मामला है दया भाई वर्सेस स्टेट 1964 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि अपराध कारित करने के समय अभियुक्त के चित्त की अवस्था के ज्ञान के लिए घटना के पूर्व और उसके पश्चात का आचरण जिससे उस समय के उसके चित्त के बारे में पता चलता हो वह सुसंगत है, रिलेवेंट है। इस मामले में अभियुक्त ने धारदार शस्त्र से अपनी पत्नी पर 44 प्रहार किए और वह रोया, हंसा। तो न्यायालय ने इस डिफेंस को नामंजूर कर दिया क्योंकि न्यायालय के अनुसार घटना के पहले और बाद के उसके आचरण से विकृत चित्तता दर्शित नहीं होती थी। अगला केस है परमानंद वर्सेस स्टेट 1969 का। इस मामले में अभियुक्त ने अपने पिता की मृत्यु कारित करने के पश्चात वह चिल्ला कर कहने लगा, काली माता की जय, दुष्टों को मारेगा, संतों को पालेगा, इस तरह की बातें करने लगा। तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया घटना से पहले और बाद का अभियुक्त का आचरण यह स्पष्ट करता है कि कार्य हत्या करते समय वह विकृत चित्त नहीं था। अगला केस है आर्डबोल्ड टेनिनी वर्सेस एम्परर 1989 का। इस मामले में अभियुक्त मदिरा पान की आदी थी। तो उसकी बेटी ने जो उसकी आदत को छुड़ाना चाहती थी, एक दिन सुबह ही सारी शराब की बोतलें फेंकी। शाम तक भी जब उसकी माँ को शराब नहीं मिली तो उसने क्रोध में अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। तो न्यायालय ने यह पाया कि वह शराब की इतनी ज्यादा आदी हो चुकी थी और काफी समय तक शराब न मिलने के कारण उसकी स्थिति उन्मत्तता जैसी हो गई थी, जिसके कारण वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ थी। इसलिए न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया। तो कुल मिलाकर ये मामला बताता है कि किसी व्यक्ति का वास्तव में चिकित्सकीय रूप से विकृत चित्त होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी भी कारण से कार्य करते समय उसकी मानसिक दशा ऐसी है कि वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है या जो भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि
के प्रतिकूल है, यह जानने में असमर्थ है, तो इतना इस धारा के अधीन संरक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अगला केस देखते हैं हम, टुकप्पा तमन्ना लिंगाद्री वर्सेस स्टेट, जो कि 1991 का मामला है। इस मामले में अभियुक्त एक लकड़हारा था और वह और उसकी बहन बाजार में गए हुए थे। उसके उन्मत्त होने पर बहन शिकायत करने पुलिस स्टेशन में गई। जब पुलिस कांस्टेबल के साथ वह लौटी तो उसने देखा कि उसके भाई ने अचानक एक मृतक के सिर को उसी प्रकार काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया था जैसे वह लकड़ी का लट्ठा काटता था। उसने उसे हवा में उछाला और फिर धड़ के निकट लाकर ऐसे छील दिया जिससे कि मस्तिष्क का पदार्थ बाहर गिर पड़ा। उसने गिरफ्तारी के समय भी किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया, तो न्यायालय ने उसे सेक्शन 84 का लाभ दिया क्योंकि बहन अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। तो हमने देखा सिजोफ्रेनिया विकृत चित्तता के अंतर्गत आता है। तो क्या ऑटोमेटिज्म स्वचालितता भी विकृत चित्तता में शामिल होगी? तो ऑटोमेटिज्म या स्वचालितता से मतलब है कि व्यक्ति का अपने कार्यों पर कोई सचेत नियंत्रण ना रहे और ऐसी स्थिति के दौरान यदि वह कोई अपहानि करता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। इसी को ऑटोमेटिज्म कहते हैं। तो आर वर्सेस हैंसे के मामले में ऑटोमेटिज्म के कारण परिवादी द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, यानी सिजोफ्रेनिया की तरह ऑटोमेटिज्म भी विकृत चित्तता की श्रेणी में शामिल माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में कि अभियुक्त विकृत चित्त है या नहीं, इसको साबित करने का भार किस पर होता है। तो वैसे तो सबूत का भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है और यदि अभियुक्त प्रोसिक्यूशन यह साबित करने में असफल रहे तो अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है, भले ही वह कोई डिफेंस पेश करने में सफल हो या ना हो। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन आरोप को संदेह से परे सिद्ध कर देता है तो स्वयं को निर्दोष साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है। यानी प्रोसिक्यूशन ने अगर संदेह से परे यह साबित कर दिया कि अभियुक्त दोषी है तो ये साबित करने का भार कि उसका मामला आईपीसी की सेक्शन 84 के अंतर्गत अपवाद की श्रेणी में आता है, इसको साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 105 में भी यही प्रोविजन किया गया है कि अब कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो कि किसी व्यक्ति के अभियुक्त के मामले को अपवादों की श्रेणी में ले आए, उसे साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होता है। तो ये सेक्शन 84 है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसकी आगे की सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।